हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो अभी चल रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है फ्रेंड्स, देखिए उनके लिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित इस सेशन में हम लोग जीके और साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पर आधारित ये प्रश्न है, सामान्य अध्ययन और विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न जो है इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जा रहे हैं और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बीपीएससी के द्वारा जो टीचर भर्ती एग्जाम लिया जाता है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल यह आपकी एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। चलिए सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर आधारित जो 2024 वाला एग्जाम में प्रश्न पूछने का पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग 50 जीके और साइंस के यानी कि सामान्य अध्ययन और विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है पिछले बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। सबको आंसर कमेंट करना है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा और जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और वर्तमान में यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये केरल में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये केरल में है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और कल वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर है ये कितना होना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है बट ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो देखिए ये होना चाहिए आपका 120/80 mmHg, ठीक है ना। तो 120/80 mmHg याद रखिएगा, mmHg क्लियर नहीं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए ये जो 120 है, 120 को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं और ये जो 80 है इसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये भी पूछा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो ये 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समजात अंग क्या है। समजात अंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समजात अंग और आपसे पूछा जाएगा समरूप अंग, दोनों आप याद रखिएगा। पहले आप समजात अंग के बारे में जान लीजिए। देखिए समजात अंग क्या है, तो देखिए समजात अंग वे अंग होते हैं जिनका संरचनात्मक संगठन समान होता है लेकिन कार्यात्मक गुण भिन्न होते हैं। क्या मैंने बोला? जिनका संरचनात्मक संगठन समान होता है लेकिन कार्यात्मक गुण भिन्न होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। संरचना समान हो परंतु भिन्न भिन्न कार्य हो, संरचना समान संरचना और भिन्न भिन्न कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि समजात अंग के उदाहरण बताइए, तो देखिए पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद
ये समजात अंग के उदाहरण हैं। मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद, ये भी समजात अंग के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर आपसे समरूप अंग पूछा जाए तो देखिए समरूप अंग क्या है, तो वे अंग जो सामान्य कार्य करते हैं और देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है, ये समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, ये समरूप अंग के उदाहरण हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खादान है। कुद्रेमुख ये कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, कहाँ पर है ये कुद्रेमुख। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए कुद्रेमुख जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अच्छा, जो बेलाडीला है, बेलाडीला लौह अयस्क खदान, बेलाडीला, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेलाडीला, ये कहाँ पर है? बेलाडीला जो है ये कहाँ पर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए तो बेलाडीला कहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता जो है, संघात्मक विशेषता ये कनाडा से लिया गया है। और संसदीय विशेषता कहाँ की देन है? संसदीय ब्रिटेन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक गर्म स्थान, ये सब पूछा जाता है। सर्वाधिक गर्म स्थान जो है ये गया है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है जो कि किशनगंज है। तो यहाँ पर देखिए किशनगंज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। CaOCl2 इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और यह साधारण नाम है किसका? तो यह ब्लीचिंग पाउडर का है। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का है। और आपको पता है कि शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये ब्लीचिंग पाउडर होगा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O होता है। फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए साधारण नमक तो NaCl होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा का, जो खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, NaHCO3। अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जाए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, तो वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3, Na2CO3 × 10H2O होता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये कई बार मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान क्या होगा, बताइए। और इसका मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। चलिए, और पृथ्वी पर पूछा गया है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो G है इसका मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, पृथ्वी का जो तल है उससे ऊपर या फिर उससे नीचे जाने पर ये जो गुरुत्वीय त्वरण G है इसका मान क्या होता है? घटता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि गैस के कण, देखिए गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गैस के कण जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो कारण है इनके जो कण हैं उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होता है और वे कण स्वतंत्रता पूर्वक इसी कारण से इधर उधर गमन करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जा रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है। और देखिए वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, कृष्णन विनोद चंद्रन है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। वास्को डिगामा भारत आया था कब, वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में, ठीक है ना। कालीकट आया था और वहाँ पर जो कालीकट का जो राजा था जमोरिन, इसी ने इनका स्वागत किया था। और वास्को डिगामा को भारत पहुँचने का मार्ग किसने बताया था, तो फ्रेंड्स देखिए यह पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा, और भारत पहुंचने का मार्ग अब्दुल मजीद, एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद, उसी ने बताया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, अब्दुल मजीद यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए मैगलन दिया गया है, मैगलन के बारे में भी पूछा जाता है। तो मैगलन जो था यह विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए बार्थोलोम्यू डियाज का नाम दिया गया है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, पूछा जाता है। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये क है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। विधानसभा में पूछा गया है, अगर लोकसभा में पूछा जाता तो लोकसभा में 40 है, विधानसभा में कितना है, 243 है। अच्छा विधान परिषद में अगर पूछता सीटों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद में 75 है। राज्यसभा में पूछता कितना है, तो राज्यसभा में 16 है। ये सब आप याद रखिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना जो है यह किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने ही अपने 14 सूत्री मांग में से एक जो उनका मांग था उसी में कहा था। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 14 सूत्री योजना वुड्रो विल्सन ने जो है प्रस्तुत किया था। और ये जो 14 सूत्री योजना है उसी में से एक सूत्र जो इनका था उसमें इन्होंने कहा था कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आत्मविश्वास देने का लिए राष्ट्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। और जो राष्ट्र संघ है यानी कि लीग ऑफ नेशन है, मैंने बताया था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, 10 जनवरी 1920 को, ठीक है ना, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया है, सही आंसर इसका बताइए क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति है, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति है और मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति है। तो ये सब आप याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो भारत में MS स्वामीनाथन है। विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो श्वेत क्रांति है इसके जनक वर्गीज कुरियन हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूलैंड्स का संबंध किससे है, न्यूलैंड्स का संबंध बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। न्यूलैंड का संबंध किससे है बताइए। तो देखिए न्यूलैंड ने जो है ऑक्टेट का नियम दिया था। इन्होंने किसका नियम दिया था, अष्टक का नियम, अंग्रेजी में इसको ऑक्टेट का नियम बोला जाता है, अष्टक का नियम दिया था। 1865 में इन्होंने यह नियम दिया था, ठीक है ना। और उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान हैं। तो ये आपके अष्टक का नियम न्यूलैंड्स का है। और एक त्रिक का नियम है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रायड बोलते हैं। ट्रायड लॉ किसने दिया था, तो ये डोबेराइनर ने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था, ठीक है ना। अच्छा आवर्त सारणी का जनक जो पीरियडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसके जनक मेंडलीव को कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक अगर पूछा जाए तो हेनरी मोसले को कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए किस रंग का यानी कि किस कलर का, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पर आप ये स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा
जब इससे श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंग में जो है 7 रंग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है ये सबसे अधिक होता है। चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसीलिए इसका विचलन भी कम होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है यानी कि लाल रंग का, उसका विचलन सबसे कम होगा। तो लाल का तरंग दैर्घ्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और बैगनी का सबसे कम होता है, इसीलिए बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या होगा। बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। शक्ति का एसआई मात्रक प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को पावर कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और आपने पढ़ा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर वाट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक है। चलिए ऊर्जा और कार्य का जूल है और आपको वोल्ट तो पता ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन सा है, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स। देखिए दिग्बोई जो है, दिग्बोई असम में ये पड़ता है दिग्बोई। यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए दिग्बोई में जो है एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था और 1901 में जो है यहाँ एशिया का पहला रिफाइनरी शुरू किया गया था। तो किस राज्य में तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तो फ्रेंड्स ये असम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिग्बोई असम में है। अच्छा अंकलेश्वर जो है कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में कावेरी पर है। ठीक है ना, कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चूलिया जलप्रपात, तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। देखिए लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यानी कि बात किसकी की जा रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया था, हमने तो आयरलैंड से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने जो है इसको स्पेन से लिया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो है यह भारत के संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसको रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। बागमती परियोजना जो है ये किस जिले में स्थित है, तो देखिए बागमती परियोजना जो है फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। बागमती परियोजना जो है ये आपके किस जिला में है, बताइए राइट आंसर, सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ऑक्टेव का नियम है, अष्टक का नियम, ये किसने दिया था, तो अष्टक का नियम किसने दिया था फ्रेंड्स, न्यूलैंड ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए न्यूलैंड ने है। ट्रायड का नियम, त्रिक का नियम डोबराइनर ने दिया था, तो यहाँ पर देखिए डोबराइनर दिया गया है। ठीक है, चलिए मेंडलीव को मैंने बताया था आवर्त सारणी का जनक माना जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले को। देखिए अगर ध्वनि की तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड दिया गया है, आवृत्ति 1700 हर्ट्ज दिया गया है, तो इसका तरंग दैर्घ्य का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो तरंग दैर्घ्य का मान आपको पता है कि सी लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ होता है। सी यहाँ पर ध्वनि का वेग है और एफ यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है। तो ध्वनि का वेग यहाँ पर देखिए 340 मीटर पर सेकंड और एफ यहाँ पर देखिए जो है 1700 हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 170 है और ऊपर 34 है, तो 17 एकम 17 यहाँ पर 0 आ जाएगा और 17 दूना 34 यानी कि 2/10 यानी कि 0.2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.2 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखिए 0.2 सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको मीटर में बदलना है। मीटर में होता है ना, यहाँ चूँकि मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो जब आप इसको मीटर में बदलेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं ये मीटर में आया है ना, यहाँ मीटर में ही पूछा गया ना, तो ये आपको मीटर में आया, 0.2 मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना,
चलो उसके बाद देखिएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का खाली स्थान दिया गया किंगडम यानी कि जगत के अंतर्गत रखा गया है। सभी जो आपके प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको मोनेरा किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, तो ये मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको याद होगा कि जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण ये किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत विटटेकर ने दिया था। किसने दिया था? विटटेकर ने दिया था। विटेकर कहिए, विटेकर ने दिया था। और इस 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? कौन सा लक्षण इनमें से प्रभावी है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन सा लक्षण प्रभावी लक्षण है? तो देखिए मटर के फूलों की अक्षीय स्थिति एक प्रभावी लक्षण है। मटर के फूलों की अक्षीय स्थिति, तो यहाँ पर देखिए फूलों की अक्षीय स्थिति। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स इनके बीच का अंतर संबंधित है। बताइए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स इनके बीच का अंतर है। तो इनके बीच जो होता है फ्रेंड्स, जो अंतर है वो आपका केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक्स में वास्तविक जो न्यूक्लियस है वो अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? प्रतिशत में पूछा गया है, बताइए। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और यह संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर का देश है। ये सब जानते भी हैं आप, ये आप याद रखिए। ठीक है, और यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा ये जो मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको रखा गया था किसमें? तो इसको रखा गया था कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार के रूप में। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, या क पढ़िए, इसके अंतर्गत जो है इसको रखा गया था आपको 300 क के अंतर्गत इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, याद है आपको। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार किया गया था। तो यहाँ पर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। तो देखिए पेट्रोल, लकड़ी, कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है यह किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से? किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक योजना है यह, और इसके अंतर्गत उच्च ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्ष लगाए गए हैं हमारे यहाँ सड़कों के किनारे। चलिए, क्योंकि इन वृक्षों में ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। उसके बाद देखिए जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण क्षेत्र होते हैं कहलाती हैं।
जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पॉलीप्लाइड। पॉलीप्लाइड यानी कि हिंदी में बहुगुणिता इनको कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? बहुगुणिता कहा जाता है, बहुगुणिता। ठीक है, पॉलीप्लाइड इनको कहा जाता है। क्लियर ना? और यह अवस्था जो है प्रायः पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए। डिप्थीरिया डी, काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोला जाता है और टेटनस को टी बोला जाता है। ठीक है ना, अंग्रेजी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और काली खांसी, टेटनस। मतलब ये आपके पर्ट्यूसिस काली खांसी हो गया और ये टेटनस हो गया, तो डीपीटी का टीका है। ठीक है, एक बीसीजी का टीका है, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका दिया जाता है क्षय रोग में, ठीक है ना, टीबी में, एचआईवी एड्स में। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है? भारत में जो खाद्यान्न है उसकी खरीद के लिए, वितरण के लिए और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार एजेंसी है? तो यह एजेंसी जो है यह कौन सी है फ्रेंड्स? तो यह एफसीआई है। एफसीआई है यानी कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है ना, यही जिम्मेदार है। और देखिए पूछा जाता है कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी और यह एजेंसी जो है भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है इसी के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में कौन सा राष्ट्र कभी भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश है जो कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स यह अमेरिका है। अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था क्योंकि अमेरिकी सीनेट जो है उसके ऊपरी सदन से इसकी अनुमति ही नहीं मिली थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ये राष्ट्रसंघ का संस्थापक सदस्य वाला देश था। वुड्रो विल्सन थे, आपको याद होगा। ठीक है ना, चलिए राष्ट्रसंघ का जो लीग ऑफ नेशंस है इसकी स्थापना अभी मैंने बताया था 10 जनवरी 1920 को किया गया था। वुड्रो विल्सन थे। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है यानी कि मेटलवाइड है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है आपके कौन सा हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको उपधातु बोला जाता है। ये सिलिकॉन है। चलिए उसके बाद देखिए, भूमंडलीय तापन के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी जो है गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? वैसे गैस तो बहुत हैं जो कि जिम्मेदार हैं, जैसे कि कौन कौन से गैस हैं? तो इसमें से आपके गैस हो जाएंगे, एक तो आपका जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन जो है मुख्य रूप से यानी कि मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग कौन सा है? तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन में, या फिर ये सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये सब पॉसिबल हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। कूलम जो होता है ये चार्ज का आवेश का होता है, ठीक है। ओम जो है ये प्रतिरोध का होता है। देखिए कौन सा जो है निम्नलिखित में से लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? सबसे अधिक सहायक कौन सा है इसमें से? तो विकास जो है ये लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक इनमें से सहायक है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? कौन सा देश जो है चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? यह देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा देखिए विश्व में चावल का उत्पादन जो करता है यह चाइना करता है, चीन करता है, ठीक है ना। भारत दूसरे स्थान पर है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, देखिए नाजी पार्टी जो था ये हिटलर की पार्टी थी। एडोल्फ हिटलर जो था
ठीक है ना, जर्मनी का तानाशाह आपको याद होगा। और ये आपका स्वास्तिक जो था ये आपकी नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। क्लियर। अच्छा, हिटलर की आत्मकथा पूछा जाता है, हिटलर की आत्मकथा क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा जो है ये मीन कैंप है, मीन कैंप, ठीक है ना। हिंदी में इसको मेरा संघर्ष कहा जाता है, मेरा संघर्ष या मीन कैंप। याद रखिए कि हिटलर की आत्मकथा है। देखिए उसके बाद देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसका गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है यह 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1920। देखिए 31 अक्टूबर सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा है, 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 1920। ये दरअसल इसकी स्थापना MN जोशी ने किया था, MN जोशी ने किया था। लेकिन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लाला लाजपत राय की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को याद रखिएगा, बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका गठन किया था MN जोशी ने, NM जोशी ने, ठीक है। देखिए निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरी जो है उसको दर्शाया जा सकता है? तो यह मापनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह तुलनात्मक मापनी है। तुलनात्मक मापनी के द्वारा ही जो है आपका किलोमीटर और मील दोनों को दूरियों को दर्शाया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। लाइक कर दीजिए सेशन को और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।